कब होते हैं, बॉडी में कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि बॉडी जो होती है वो आपके पास हाइपर सेंसिटाइज हो जाती है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर का मतलब होगा हमारे पास एक्सेस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो गई है एक्सेस, और सेंसिटिविटी का क्या मतलब होगा, हम कहेंगे कि किसी चीज़ का जो रिस्पॉन्स है ना, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपके पास जो रिस्पॉन्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, ठीक है। कौन सा रिस्पॉन्स हमारे पास एक्सेस होगा, हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में अगर आपके पास एक्ट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा हम इजी करें तो हमारे पास एग्जैजुरेशन, एग्जैजुरेशन और इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसकी बात करने से, इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जन पैथोजन जो है वो अगर आपके पास बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी इंट्रोड्यूस होने के बाद बॉडी में क्या होता है कि उसके खिलाफ इम्यून एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास ऑन हो जाती है, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास, यहाँ पे मैंने कहा कि ये कोई भी एंटीजन था तो इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है कि हमारे जो इम्यून सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है जी, हमारे बी सेल हैं, हमारे पास टी सेल हैं, तो सारे इसको मारने में लग जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये एंटीजन मार दिए, इसने नॉर्मली मार दिए तो ठीक है, लेकिन लेकिन हमारे पास अगर इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यून एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है तो इसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है जी। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास होता मेनली, इसको हमारे पास टेक प्लेस होने के लिए एक अर्ली रिस्पॉन्स होता है और एक हमारे पास इसमें लेट रिस्पॉन्स होता है। अर्ली और लेट से पहले मतलब कि अगर हम कोई भी पैथोजन जो है, कोई भी हमारे पास कोई एंटीजन है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने वाली कंडीशन को हम कहेंगे फर्स्ट कॉन्टैक्ट और फिर हम कहेंगे सेकंड कॉन्टैक्ट। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। तो दो स्टेप्स हमारे पास होते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में। फर्स्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया है, इसको हमारे पास जो मैक्रोफेजीज हैं उन्होंने क्या किया है कि रिकॉग्नाइज कर लिया है। रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी में थोड़ा बहुत क्या हुआ है कि इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है जी। सम हाउ इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी ने शो किया है, और इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के अलावा हमारे पास ये मैक्रोफेजेस ने इसको खाया था, फिर ये टी सेल के पास चले गए थे। टी सेल्स की मर्जी थी कि वो और ज्यादा मैक्रोफेजेस बेशक बुला ले, और मैक्रोफेजेस को बेशक ना बुलाए, बेशक बी सेल को बना ले, बुला ले पास अपने, ठीक है। और सारे का सारे हमारे पास जो इम्यून सेल हैं वो इसको मारने में लग जाते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। अब दूसरी दफा जब इनका फेस होगा ना आपस में, इंटरेक्शन जब दूसरा होगा, तो सेकंड इंटरेक्शन हमारे पास क्या करवा देगा, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी पहले रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि हमारे पास सिंपल इम्यून रिस्पॉन्स जो था वो शो हो गया था। अब हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास होगी, इसको परफॉर्म करवाने के लिए जो टी सेल थे ना, टी सेल हमारे पास क्या होते हैं कि टी सेल्स मेमोरी टी सेल भी बन सकते हैं, मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारे पास जो बी सेल हैं वो हमारे पास एंटीबॉडीज बना सकती हैं, कोई भी एंटीबॉडी बना सकती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास IgG भी हो सकती है, IgE भी हो सकती है, ठीक है। ये भी मेमोरी के तौर पे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अब पहला तो रिस्पॉन्स जो था वो हमारे पास, पहला इंटरेक्शन जो था वो तो हमारे पास एंड हो गया, लेकिन फौरी तौर पे अगर दोबारा वही सेम एंटीजन अगर हमारे पास एक्सपोज होगा तो उसके एक्सपोजर से अगर बॉडी जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो चुकी है, इम्यून एक्टिविटी बॉडी की, तो इसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। और मेन जो यहाँ तक जो मैंने आपको बात बताई उसको नटशेल में हम क्लोज करते हैं, तो हमारे पास हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो सेकंड इंटरेक्शन में आपके पास ज्यादा शो होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा, सेकंड कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होंगे। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास फोर टाइप्स हैं, ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप्स, ठीक है जी। वन, वन, टू, थ्री और फोर, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये रिएक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हैं हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड,
ठीक है। और जो 4 होता है हमारे पास, ये होता है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड, क्या बात, इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास थर्ड, पहले 3 जो रिएक्शन है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होंगे, कि एंटीबॉडी जो होंगी वो मेन रोल प्ले करेंगी आपके पास फर्दर इम्यून की एग्जैजुरेशन में। और जो हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसमें जो सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स में हमारे पास मेनली हमारे पास जो टी सेल है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारे पास टी सेल्स जो होते हैं वो आपके पास CD4 भी हो सकते हैं, CD8 दोनों ही हो सकते हैं, CD8 और CD4 दोनों ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, कोई भी रिएक्शन होगा तो वो आपके पास 2 स्टेप्स पे डिपेंड कर रहा होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट और सेकंड कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में कोई भी अगर हमारे पास, अगर जो पेशेंट है वो आपके पास एलर्जिक है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, एलर्जिक है, ठीक है। एलर्जिक मतलब कि हमारे पास हम कह सकते हैं एटॉपिक, एटॉपिक पेशेंट है कि उसके एलर्जिक प्री डिस्पोजिशन कि ये जो पेशेंट है हमारे पास, ये कोई भी अगर ह्यूमन है तो एलर्जिक प्री डिस्पोजिशन हम इस वजह से कहेंगे, जेनेटिकली उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसके किसी ना किसी रिलेटिव को हमारे पास कोई ना कोई एलर्जिक कंडीशन पाई जाएगी। एलर्जिक कंडीशन कौन कौन सी होती है हमारे पास? राइनाइटस, राइनाइटस हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ वो प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। तो एटोपिक पेशेंट है तो आपके पास ये जो एलर्जी कंडीशन होती है, तो ये एलर्जी कंडीशन किसी भी, कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट हो सकता है हमारे पास, कोई एलर्जन हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है, ड्रग हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो कि आपके पास लाइक एलर्जिन एक्ट करेगा और आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का जो रिएक्शन है वो परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एलर्जिन के तौर पे हमने ले लिया कि हमारे पास कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, या कोई हमारे पास पोलन है, पोलन, कोई डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है। तो शुरू से हम शुरू करते हैं कि पहले, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये हमारे पास एक्सपोज हुआ किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो एक्सपोज होने के बाद हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की हम बात करने लगे ना, तो जब एक्सपोज हुआ तो इसके एक्सपोजर से बॉडी में हमारे पास बहुत ही ज्यादा IgE एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। तो हम अब स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिसिटी की तरफ हम जा रहे हैं। हमने मैंने पूरा इम्यून रिएक्शन नहीं लिखा कि क्या क्या हुआ, ठीक है, वो आपको पता है कि पहले आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर आपके पास टी सेल आ जाते हैं, बी सेल भी होते हैं, ठीक है, बी सेल्स भी डायरेक्टली भी आपके पास एंटीजन को रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपके पास हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर कोई आपके पास फूड पार्टिकल, पोलन, डस्ट पार्टिकल कुछ भी है, तो वो जैसे ही आपकी बॉडी में उसका एक्सपोजर होता है तो उसके अगेंस्ट IgE एंटीबॉडीज जो बन जाती हैं, जब IgE एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो आपके पास सेकंड सेकंड रिस्पॉन्स में ये होगा कि ये आपके पास मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन करवा देंगी, डीग्रेनुलेशन, ठीक है। अब ये जो सारा काम होता है इसको हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। मास्ट सेल हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्स, आफ्टर फर्स्ट रिस्पॉन्स एक्सपोजर के बाद क्या हुआ कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा IgE एंटीबॉडीज बन चुकी थी, ठीक है। और ये IgE एंटीबॉडीज इस तरह से, ये सारी की सारी IgE एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो बॉडी में मास्ट सेल पड़े होते हैं उसके साथ जाके ये कनेक्ट हो गई, मास्ट सेल के साथ हमारे पास कनेक्ट होगी। कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी उनके सेल सरफेस के ऊपर जाके लग गई, ठीक हो गया, ये सेल सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब होगा कुछ इस तरह से, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था, फर्स्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे पास बॉडी में जो इम्यून एक्टिविटी हुई उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये IgE एंटीबॉडी मास सेल के साथ अटैच होगी। अब जब दूसरी दफा, जब सेकंड रिस्पॉन्स होगा, कभी भी सेम डस्ट पार्टिकल या कोई भी आपके पास फूड पार्टिकल दोबारा से आएगा, तो होगा कुछ इस तरह से कि वो पार्टिकल जो होगा, वो एलर्जन जो होगा, वो आपके पास यहाँ पे आके इनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे फौरी तौर पे ये जो एंटीबॉडीज होती है ना उनके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जब जैसे ही इनके साथ अटैच हो जाएगा तो मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, ठीक है, मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। जब मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी तो मास्ट सेल में जो जो प्रोडक्ट पड़ी होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पड़ा होता है हमारे पास? सेरोटोनिन पड़ी होती है, उसके अलावा हमारे पास सीरोटोनिन, ठीक है जी, हिस्टामीन,
हिस्टामीन, उसके अलावा हमारे पास हेपारिन, हेपारिन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इयोसिनोफिल कीमोटैक्टर ईसीएफ। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट है वो मास्ट सेल से बाहर आ जाती है और ये अपना अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। सेरोटोनिन हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाएगी, जीआईटी की डिस्टर्बेंस करवाएगी। हिस्टामीन हमारे पास, ये भी आपके पास वेजोडाइलेशन, और उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। हेपारिन एंटीकोगुलेंट होती है, ठीक है। इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर और ज्यादा इयोसिनोफिल्स को बुला लेंगे, ठीक है, कि आओ और आके हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आके एक्ट करना शुरू करो। अब जब ये आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 होता है ना, तो इसके नतीजे में बॉडी में एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है जी। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस में हमारे पास हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमारे पास ऑर्टिकैरिया, ऑर्टिकैरिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास रेज्ड स्किन रैशेस, रेज्ड स्किन रैश मिलेंगे, और उसके अलावा पेशेंट जो होगा वो आपके पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, ठीक है जी। जीआईटी डिस्टरबेंस, जीआईटी डिस्टरबेंस, और फर्दर आपके पास क्या होगा कि एडिमेटस, एडीमा मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। हॉर्सनेस मिल सकती है, लेरेंजियल एडीमा हो जाएगा पेशेंट को, हॉर्सनेस। अब ये जो एनाफाइलैक्सिस हमारे पास हुआ, ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो हुआ है, इसमें मेन बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये विद इन मिनट्स हो जाता है, विद इन मिनट्स, ठीक है। तो ये विद इन मिनट्स कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो थी वो हमारे पास मास्ट सेल के साथ अटैच थी, ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो जैसे ही हमारे पास इंट्रैक्शन हुआ है, बॉडी में एक्सपोजर हुआ है किसी भी एंटीजन का, तो फौरी तौर पे हमारे पास विद इन मिनट्स जो होंगे मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, और ये सारे का सारा जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसके अलावा पेशेंट जो होगा, क्योंकि वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो शॉक और फर्दर आपके पास इस पेशेंट की डेथ हो सकती है। और किसी बंदे को अगर एनाफाइलैक्टिक शॉक है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एपिनेफ्रीन। ये आपके पास एमसीक्यूज है ये दोनों, ये भी एमसीक्यूज है कि हमने एनाफाइलैक्टिक शॉक को किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। और हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स होता है, अब किस तरह से हमने इसको बाकियों से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि एक पेशेंट है, वो आपके पास मिल रहा है स्किन रैशेस के साथ मिल रहा है वो, और उसको रेस्पिरेटरी अब नॉर्मेलिटीज है, डिस्ट्रेस है, जीआईटी डिस्टरबेंस भी है, उसकी वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया, ठीक है जी। पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, और फर्दर अगर आपके पास सिनेरियो में ये चीज़ उसने बताई हुई है कि वो जो पेशेंट था वो पिछले 10 मिनट में बिल्कुल ठीक था, प्रीवियस 10 मिनट वो ठीक था, फौरी तौर पे क्या हुआ है कि उसने कुछ खाया है, या उसने मतलब कि किसी ऐसी जगह में वो सफ़र कर रहा था, तो फौरी तौर पे वो आपके पास किसी व्हीकल में था और उसका एयर के साथ एक्सपोजर हुआ है। तो इस सारी कंडीशंस के बाद आपके पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको एनाफाइलैक्सिस है। अब ये सिम्टम्स सारे देख के दो चीज़ें इकट्ठी भी पूछ सकता है। पहले हमने खुद ही डायग्नोज करना है अपने ब्रेन में कि पेशेंट को क्या है, और खुद ही हमने उसको, हमने हमें पहले डायग्नोज करके हमने सिर्फ ये टिक करना है कि हमने इस पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक है और इसको हम एपिनेफ्रीन देनी है, ठीक हो गया। तो ये बात है। इसके अलावा हमारे पास किस किस कंडीशन में ये हमारे पास जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किस किस कंडीशन में हो सकता है, इसको देखने से पहले हमारे पास एक और बात देख लें कि इसके दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो होगा इमीडिएट रिस्पॉन्स, और दूसरा हमारे पास होता है लेट रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स, ठीक है। वो मिनट्स में नहीं होगा, बल्कि आफ्टर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटों के बाद हमारे पास जो पेशेंट के सिम्टम्स ना देखने को मिलेंगे। अब होगा कुछ इस तरह से कि ये जो सारा रिस्पॉन्स हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या होगा कि और ज्यादा साइटोकाइंस रिलीज होंगे। साइटोकाइंस के मतलब, अगर हमारे पास इयोसिनोफिल्स वहां पे आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इयोसिनोफिल्स और ज्यादा साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे, और ज्यादा इम्यून सेल्स जो होंगे वो वहां पे आके क्या होंगे, अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे पास लेट रिस्पॉन्स में ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। और जो क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है उसमें ये होता है कि आपके पास मास सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? आपके पास एस्थमा, एस्थमा में भी यही कंडीशन होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। पेंसिलिन, ड्रग एलर्जी,
ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास कोई भी सीजनल एलर्जी हो सकती है, सीजनल एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शेलफिश एलर्जी, शेलफिश एलर्जी, ठीक है। ये एक फिश होती है, इससे भी हमारे पास टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। और इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सेंसिटाइजिंग टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि टेस्टिंग फॉर आईजीई, पहला होगा कि टेस्ट करना है हमने, टेस्टिंग फॉर आईजीई। हम पेशेंट को कोई भी एलर्जिन से इंट्रोड्यूस, उसकी बॉडी में एलर्जन इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जैसे ही हम एलर्जिन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे दिया हमने, ठीक है। तो फौरी तौर पे क्या होगा कि अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 है उसकी उसकी बॉडी में, ठीक हो गया, हो सकता है मतलब कि वो बंदा जो है वो एग्जेजरेटेड है ऑलरेडी, तो फौरी तौर पे क्या होगी कि उसकी स्किन में वेल फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो स्किन होगी उसको रेड रेज्ड बम्प मिल जाएगा स्किन के ऊपर फौरी तौर पे, जिधर आपने मतलब इंजेक्शन लगाया ना, तो वहां पे रेज्ड बम्प मिल जाएगा, वहां पे स्किन जो होगी वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगी, ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने टेस्ट करवाना था, आईजीई टेस्टिंग करनी थी कि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या नहीं है। तो हमने एलर्जन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया और फौरी तौर पे उसकी जो स्किन है वो हमें स्वेल मिली है, ठीक हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है। एक और टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं कि पेशेंट को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, ठीक है। कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इसको हम डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। ये कौन सी टेक्निक होती है, हम ऐसा करेंगे कि यही सेम पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट है, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको पेंसिलिन देना जरूरी है, ठीक है जी। पेशेंट को सिफिलिस है, सिफिलिस में हम पेंसिलिन देते हैं। अच्छा, डिसेंसिटाइज कैसे करेंगे कि हम ग्रेजुअली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एलर्जन, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे कि जो एलर्जन है ना उसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। हमने पहले क्या किया, हमने 0.5 mg कोई भी एलर्जन था जो था, वो ड्रग भी हो सकती है कोई भी, हमने दिया। फिर हमने 1 mg दिया, रिस्पॉन्स आता जाएगा, ये नहीं होगा कि पहले पे भी आएगा इधर भी। फिर हमने 2 mg दिया। तो जब हमने 2 mg दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ग्रेजुअली जो रिस्पॉन्स होता है हाइपर सेंसिटिविटी का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिक्रीज होता है वो इस वजह से होता है कि आपके पास जो आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं ना, ये आपके पास चेंज हो जाती हैं आईजीजी एंटीबॉडी में, ठीक है। और ये जो बात है ये एमसीक्यूज के रिलेटेड इसलिए अहम है कि हमारे पास कभी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 वाला जो पेशेंट होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईजीई एंटीबॉडी जो होती है ना वो एक्सेस में बन रही होती है, ठीक है। और अगर आईजीजी उसकी बॉडी में आप बने तो ये तो आपके पास मास सेल के साथ इसका तो इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मास सेल की जो डीग्रेनुलेशन करवाती हैं वो आईजीजी करवाती हैं, तो इसी वजह से उसी पेशेंट में होता है कि जो प्री डिस्पोजिशन उसकी ऑलरेडी होती है कि उसकी बॉडी में अगर कोई भी एलर्जन या कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक हो गया। तो डिसेंसिटाइज कैसे करेंगे, ग्रेजुअली हम आपके पास जो एलर्जन है उसकी अमाउंट इंक्रीज करेंगे, जिससे आपके पास आईजीई एंटीबॉडी जो होगी उसकी क्लास स्विचिंग हो जाएगी आईजीजी में, ठीक है। और आईजीजी एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपके पास मीडिएटर को रिलीज नहीं करवाती, जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह उसको रिलीज नहीं करवाती, ठीक हो गया। एक और बात है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो रिएक्शन होता है उससे रिलेटेड, कि इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि आईजीई एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं करवाती, ठीक है। मेनली हमारे पास जो आईजीएम और आईजीजी होती है ना ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाती हैं, तो इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होती। जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है वो आपके पास क्या होगी कि मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन से फर्दर एक और रिस्पॉन्स होता है कि हमारे पास ये बेजोफिल सेल हैं या हमारे पास मास्ट सेल हैं, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो जब आपके पास फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है तो इसकी मेम्ब्रेन से हमारे पास क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एराकिडोनिक एसिड में, और आपके पास एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है। वो क्या करता है कि फोस्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये फर्दर आपके पास ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स, इन दोनों में ये पाथवे जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके पास कन्वर्ट होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से,
और ल्यूकोट्रीन्स आपके पास कन्वर्ट होती हैं अरेकिडोनिक एसिड टू ल्यूकोट्रीन्स लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये भी आपके पास, इनका भी यही काम है कि ये फर्दर आपके पास क्या करवाएंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे, वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करवा देंगे, फीवर करवा सकते हैं, सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन द हाइपोथैलेमस उसको जाके आल्टर कर देंगे और हमारे पास पेन की सेंसेशन हो सकती है। ल्यूकोट्रीन्स आपके पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, मेनली ल्यूकोट्रीन्स हम क्या करते हैं कि ये जो ल्यूकोट्रीन्स है ना, एस्थमा में मेनली हमारे पास ये ल्यूकोट्रीन्स जो होती है ना, इनका मेन रोल होता है। ठीक है, ल्यूकोट्रीन्स हमारे पास दो किस्म की हैं, एक आपके पास होती हैं LTCD4 और दूसरी हमारे पास LTC4 और LTD4। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है कि ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं। एक और हमारे पास ल्यूकोट्रीन की टाइप होती है जिसको बोलते हैं LTB4। तो B4 आपके पास कीमोटैक्टिक एजेंट है और ये क्या करवाती है कि ये न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स को आपस में एक दूसरे के पास बुलाती है। तो हम ये हमारे पास क्या करते हैं कि हम ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर को यूज करते हैं, क्योंकि इनका क्या काम है कि ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है जी, तो अगर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है तो एस्थमा में तो हमें क्या करना चाहिए, हमने जो एल्वोलाई होती हैं उनको डायलेट करना होता है, तो हम इसके इनहिबिटर को यूज करते हैं। ठीक है, मोंटील्यूकास्ट वगैरह वो सारी ड्रग हैं, तो जिसके नतीजे में हमारे पास एस्थमा में भी थोड़ा क्या होता है कि हमारे पास उसको रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अब हम सारे का सारा जो है उसको हम लिख देते हैं कि हमने टाइप 1 में क्या क्या पढ़ा। पहला ये है कि हमारे पास IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है और हमारे पास क्या होता है कि ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कौन कौन से सेल्स जो होते हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास मास्ट सेल। ठीक है, और मास्ट सेल के अलावा हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वहां से हमारे पास क्या होंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और ल्यूकोट्रीन्स जो होंगी वो रिलीज होंगी और इसके नतीजे में सारे का सारा जो है वो रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो होता है। ठीक है जी, और इसका ये सबसे ज़्यादा ये जो रिएक्शन होता है इसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, क्विक रिस्पॉन्स, मोस्ट क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और फर्दर आपके पास ये क्या करवाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। और एनाफाइलेक्टिक शॉक को किससे ट्रीट करना है, एपिनेफ्रीन से हमने ट्रीट करना है, एपिनेफ्रीन देनी है इस पेशेंट को। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी सेल है, ठीक है, तो एंटीबॉडी, ठीक है, उसके उस सेल के अगेंस्ट जाके उसके ऊपर स्टक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई रेड ब्लड सेल है तो एंटीबॉडी आई, और एंटीबॉडी हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, IgG और IgM। ये इस सेल के अगेंस्ट जाके इस सेल सरफेस के ऊपर जाके स्टक हो जाती हैं। फर्दर हमारे पास ये हो सकता है कि ये किसी भी रिसेप्टर पे भी जाके स्टक हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं TSH के, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होगा कि एंटीबॉडी आएगी और एंटीबॉडी इस रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इसके नतीजे में फर्दर हमारे पास जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा फर्दर इसके बाद होगा, तो हमारे पास होगा क्या, बाइंड टू सेल सरफेस एंटीजन, कि सेल सरफेस एंटीजन के ऊपर बाइंड होती है, सेल सरफेस एंटीजन, इनिशिएशन ऑफ दिस रिएक्शन, एंटीबॉडी बाइंड्स सेल सरफेस एंटीजन और इसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होने के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हमारे पास जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसकी आगे फर्दर एक्सप्लोर करें इसको, तो इसमें हमारे पास 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। 3 फेजेस कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले सेलुलर डिस्ट्रक्शन, सेलुलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिसरेगुलेशन या डिसफंक्शन कह सकते हैं, डिसफंक्शन। 3 स्टेप्स इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेलुलर डिस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा कि मेनली क्या चीज आपके पास मेन रोल प्ले कर रही है, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी आपके पास सेल सरफेस पे जाके अटैच हो गई हैं, तो सेलुलर डिस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकती है। हमारे पास ये एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी के आपके पास हैवी चेन के ऊपर 2 रिसेप्टर होते हैं, एक के साथ कॉम्प्लीमेंट अटैच होता है और दूसरे के साथ हमारे पास मैक्रोफेजेस अटैच होते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो मैक्रोफेजेस आपके पास इसके रिस्पॉन्स में जो मैक्रोफेजेस आके एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे, तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि आके सेल को मारना तोड़ना शुरू कर देंगे। मैक्रोफेजेस आएंगे और मैक्रोफेजेस, ये यहाँ पे सेल है और मैक्रोफेजेस ने इनको खाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। फर्दर हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी अगर है
तो उसके नतीजे में हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है हमारे पास एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC रिस्पॉन्स हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होती है वो आपके पास नेचुरल किलर सेल के साथ अटैच हो जाती है विद द हेल्प ऑफ CD16 रिसेप्टर, ठीक है। और इसके नतीजे में होता क्या है कि ये एंटीबॉडी और नेचुरल किलर सेल, ये यहाँ पे हमारे पास एंटीजन है, ये एंटीजन है, और इसके साथ क्या हुआ कि एंटीबॉडी अटैच हो गई थी। अब एंटीबॉडी ने क्या किया कि फर्दर हमारे पास नेचुरल किलर सेल को ढूंढा और इसके साथ आके अटैच होगी, और ये नेचुरल किलर सेल आपके पास ग्रेन्जाइम, परफोरिन्स ग्रेन्जाइम को रिलीज करेगा और इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगा, ठीक है। तो ये सेलुलर डिस्ट्रक्शन में हमारे पास ये इन्फ्लामेटरी मेथड भी आपके पास इसमें फॉलो होता है पहले नंबर पे। दूसरा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस इस वजह से होगा कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, तो कॉम्प्लीमेंट आगे एक चीज क्या करवाता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और दूसरा हमने कहा था कि जो C5b होता है वो आपके पास क्या करवाता है कि न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस, न्यूट्रोफिल्स को बुला लेता है। तो जब न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या करेंगे कि फर्दर आपके पास न्यूट्रोफिल्स में इंजाइम होते हैं, तो वो जब इंजाइम रिलीज किए जाएंगे उसके नतीजे में आपके पास इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब किस तरह से कि एक तो आपके पास वो स्पेसिफिक सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा जो इंजाइम रिलीज करवा रहे हैं तो वो एक तो सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, सेल के अलावा फर्दर जो आपके पास जो साथ फर्दर दूसरे सेल्स पड़े होंगे ना, वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सेलुलर डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेज हैं, उनकी बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के नतीजे में जो हमारे पास डिजीज देखने को मिलती है वो डिफरेंट है। और डिसफंक्शन, ये जो डिसफंक्शन रिस्पॉन्स होता है हमारे पास टाइप 2 रिएक्शन का, इसमें कोई भी सेल है तो या तो आपके पास सेल रिसेप्टर को ये जाके डिसेंसिटाइज कर देती हैं एंटीबॉडीज, या उसको ओवर एक्टिवेट कर देती हैं। अगर हम बात करें ग्रेव डिजीज की, तो ग्रेव डिजीज में हमारे पास T3 T4 का लेवल बढ़ जाता था। तो वो होता कुछ इस तरह से है कि ये जो TSH रिसेप्टर है इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है वो इसको एक्सलरेट कर देगी, ठीक है, यहाँ से ज्यादा T3 T4 बनाना शुरू कर देगी। आपके पास TSH नहीं लग रहा आगे, TSH की जगह एंटीबॉडी लग रही है, और एंटीबॉडी ने इसको सेम जैसे TSH ने काम करना था वही करवा दिया और T3 T4 को बढ़ा दिया। फर्दर आपके पास एक डिजीज होती है मैस्थीनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि एसिटाइल कोलिन ने रिलीज होना होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन आपके पास जब रिलीज होती है ना यहाँ पे साइनेप्टिक लिफ्ट में, तो पोस्ट साइनेप्टिक यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर होते हैं जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडी आगे बन जाती हैं। तो जब एंटीबॉडी बन जाएंगी तो एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे नहीं लगने देंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को मैस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है जी, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, वो सारी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तीनों आपके पास जो पैटर्न है उसको ये फॉलो करती है, और इसके नतीजे में डिफरेंट डिफरेंट हमें डिजीजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट में सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रही है, CD सेलुलर डिस्ट्रक्शन के नतीजे में हमें देखने को मिलेगा हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास और फर्दर कौन सी कंडीशन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कि आपके जो प्लेटलेट हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं, या उसके अलावा हमारे पास कोई भी हीमोलिटिक डिजीज है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। इस कंडीशन में भी ये पाथवे जो होगा सेलुलर डिस्ट्रक्शन का ये फॉलो किया जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो गुड पोस्चर सिंड्रोम, गुड पोस्चर, ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। हमारे पास ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सॉरी बोमेन कैप्सूल की, तो बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगी कि ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फर्दर आपके पास यहाँ पे फेनिस्टेटेड कैपिलरीज होती हैं ये सारी, और नीचे आपके पास पोडोसाइट पड़े होते हैं, ये पोडोसाइट्स है, फूड प्रोसेस। तो आपके पास ये जो रेड से स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपके पास कोलेजन 4 से मिलकर बनी होती है। तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बन गई हैं तो क्या होगा कि ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास एक तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेगा, और दूसरा यहाँ पे मैंने इस वजह से लिखा है कि ये गुड पोस्चर इम्यून आपके पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होती है ना उसको ये मतलब करती है फॉलो। तो अब इस कंडीशन में ये होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है आपके पास नेफ्रॉन्स में गुड पोस्चर सिंड्रोम में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे आके अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। रिमेटाइड आर्थराइटिस,
रोमेटाइड आर्थराइटिस, उसमें भी आपके पास यही कंडीशन, सॉरी रोमेटाइड आर्थराइटिस नहीं, रोमेटिक फीवर, सॉरी आर्थराइटिस तो आपके पास वो टाइप 3 होगा। रोमेटिक फीवर में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मेमिक्री का पाथवे जो होता है ना, वो आपके पास इसमें होता है। होता कुछ इस तरह से कि एक बैक्टीरिया होता है स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए। अब हुआ ये कि इसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी तो इसकी जो आपके पास आउटर कवरिंग थी ना, उसकी जो प्रोटीन थी वो आपके पास सिमिलर थी अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन विद द हार्ट, ठीक है। हार्ट के मायोसाइट के साथ ना उसकी थोड़ी बहुत क्या थी, रेलिवेंस था, मतलब एक दूसरे के साथ वो मिलती जुलती थी, कॉमन थी, ठीक है। तो जब आपके पास इसके खिलाफ ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी, तो सेम आपके पास एंटीबॉडी मायोसाइट के जो सेल हैं उनके खिलाफ भी आके बनना शुरू हो गई, ठीक हो गया। तो ये जो कॉमन सिमिलैरिटी थी दोनों की प्रोटीन्स की, उसकी वजह से आपके पास आप पेशेंट का जो हार्ट होता है ना, मायोसाइट जो होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या करवाएंगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेलुलर डिस्फंक्शन वाली बात जो है मैंने पहले लिख दी है कि आपके पास मैस्थीनिया ग्रेविस है और फर्दर ग्रेव डिजीज है, ठीक है। इन दोनों में आपके पास डिसफंक्शन का रिस्पॉन्स होता है। डिसफंक्शन के नतीजे में या तो रिसेप्टर को जाके इनहिबिट कर देंगी या तो ज्यादा एक्टिवेट कर देंगी। तो आपके पास ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 में ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 मेनली हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन है, ये एंटीजन है ए जी, तो इसके खिलाफ क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स दोनों के जुड़ने से ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये क्या होगा कि ये या तो आपके पास ब्लड में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। सर्कुलेट करने के बाद आपके पास ये फर्दर कहीं भी किसी भी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है तो फर्दर आपके पास रिस्पॉन्स शो करता है। कौन सा रिस्पॉन्स शो करता है हमारे पास, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। हम इसको थोड़ा सा आगे फर्दर लेके चलते हैं कि ये एंटीजन एंटीबॉडी अब यहाँ पे घूम रही है मजे से दोनों कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसने कहा कि मैं अब कहीं भी जाके स्टक हो जाऊंगा, तो ये आया और आगे हमारे पास ये, अगर हमने कहा कि ये आपके पास किडनीज हैं, तो ये किडनीज में आके स्टक हो गए, ठीक है। तो किडनीज में इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डेपोजिशन हो गई है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स होता है इसके नतीजे में वो आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड क्यों होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज हैं और एंटीबॉडीज के ऊपर आपके पास सी, यहाँ पे हैवी चेन के ऊपर आपके पास सेकंड कांस्टेंट पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट को अटैच करता है। और ये कॉम्प्लीमेंट के अटैचमेंट के होने की वजह से बॉडी में आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। और मेन आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले पेशेंट को हमेशा हाइपो कॉम्प्लीमेंटीनिया मिलेगा कि उसकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोटीन है उनका लेवल जो होगा वो डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही होती हैं, ठीक हो गया जी। मेन जो हमारे पास जो डिजीजेज हैं जो हमारी बार बार हमें देखने को मिलती हैं, मोस्ट कॉमनली सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, और उसके अलावा हमारे पास रिमेटाइड आर्थराइटिस। फीवर नहीं है, फीवर आपके पास टाइप 2 में था। रिमेटाइड आर्थराइटिस है, उसके उसके अलावा हमारे पास पोली आर्थराइटिस नोडोजा, सॉरी रिमेटाइड आर्थराइटिस नहीं है, रिएक्टिव रिएक्टिव आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास ये भी ऑटो इम्यून की डिजीज है, रिएक्टिव आर्थराइटिस। अच्छा जी, पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा वेस्कुलाइटिस है, उसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और बाकी वेस्कुलाइटिस की जो डिजीज है। तो पैटर्न जो होता है वो यही होता है, लेकिन इससे ज्यादा और भी कुछ डिफरेंशियल पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। पहले तो आपने देख लिया कि पाथवे कौन सा फॉलो होता है, कि किस तरह से आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स पहले बनते हैं और वो जाके डेपोजिट हो सकते हैं किडनी में, आपके पास लंग्स में, जॉइंट्स में, कहीं भी जाके उनकी डेपोजिशन हो सकती है। फर्दर इसी को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास इसमें भी फर्दर 2 रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक सीरम सिकनिक रिएक्शन, सीरम सिकनेस रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आर्थस रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीरम रिएक्शन, सीरम सिकनेस रिएक्शन की, कि इसमें क्या होता है। अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट को हमने पैसिव इम्यूनिटी दी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए हमने हॉर्स जो है, ये हॉर्स बनाया मैंने, तो हॉर्स है, ये हॉर्स है, इसका सीरम लिया हमने,
ठीक है जी। तो इसका सीरम जब हमने लिया तो सीरम में मतलब क्या है कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। हमने सीरम ऐसे लिया कि हमने पहले इसमें कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाई, जब हमने इसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाई तो उस एंटीजन के अगेंस्ट इसने हमें एंटीबॉडीज बना दी, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। तो ये परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अब हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो हम इसको पैसिव इम्यूनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रीपेड एंटीबॉडीज को हम किसी भी पेशेंट में इंजेक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था पेशेंट, ये पेशेंट था, ठीक है। और हमने इसमें ये सीरम एंटीबॉडीज जो थी वो इंजेक्ट करवा दी। जब हमने ये इंजेक्ट करवा दी तो हमारी बॉडी ने क्या किया, या उस पेशेंट की बॉडी ने, जो ह्यूमन पेशेंट था, उसने क्या किया कि इस एंटीबॉडी को एज अ एंटीजन कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो जब एज अ एंटीजन कंसीडर किया तो ये आपके पास क्या बन गया, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। दो एंटीबॉडीज हैं, लेकिन लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना कि हमारे पास होता जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा था कि एंटीजन एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपके पास दोनों अटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो सीरम आपके पास हॉर्स सीरम की जो एंटीबॉडी है ना, उसको एज अ एंटीजन कंसीडर किया जा रहा है। ये क्या है, ये एज अ एंटीजन है। एंटीजन क्यों है, क्योंकि बाहर से आई थी ना, और आपके पास उसके उसके बारे में कोई मेमोरी तो नहीं है ना पहले से बॉडी में, तो उसको एज अ एंटीजन कंसीडर किया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। तो ये जो आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये दीज इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये आपके पास बॉडी में घूमे फिरेंगे, और घूमने फिरने के बाद आपके पास जिधर इनका दिल करेगा वहां पे जाके ये डेपोजिट हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये आपके पास जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सीरम सिकनेस। पैथोफिजियोलॉजी उसकी ये है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में सीरम सिकनेस में आर्थरेल्जिया, आर्थरेल्जिया जॉइंट पेन इसका मतलब होता है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा, और उसके अलावा हमारे पास रैश देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइएड होता है हमारे पास सीरम सिकनेस, ठीक है। सीरम सिकनेस रिएक्शन में जॉइंट पेन, फीवर और रैश, और फर्दर ये है कि ये जो रिएक्शन होगा वो विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स। क्योंकि ये जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, उनको टाइम ड्यूरेशन से हमने डिफरेंशिएट करना है। कई दफा ये भी होता है कि हम टाइम ड्यूरेशन से उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कितने टाइम में जो है ना वो रिएक्शन हुआ है, बाकी सिम्टम से भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सीरम सिकनेस रिएक्शन। अब इसके साथ साथ इस पेशेंट में और लिम्फ अडीनोपैथी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और हाइपो कॉम्प्लीमेंटिंग, वो तो मैंने पहले कह दिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा इसमें यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूज लिम्फ अडीनोपैथी, ये भी बहुत अहम बात है इसमें, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। 2 वीक्स है। इसको और स्पेसिफिक करें तो विद इन 7 to 14 डेज के दूसरे वीक के अंदर आपके पास ये सिम्टम्स जो होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। और उसकी पास हिस्ट्री ये होगी कि उस पेशेंट ने क्या किया कि कोई भी हमारे पास एज अ पैसिव इम्यूनिटी के लिए कोई ड्रग यूज की है या कुछ भी हमारे पास हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्दर ये जो पेशेंट होता है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ये जो हमारे पास सीरम एंटीबॉडीज है ना, सीरम एंटीबॉडीज को अगर हम मतलब ट्रीटमेंट के तौर पे कौन कौन सी ऐसी होती हैं कि जिनके नतीजे में ये कंडीशन देखने को मिलती है हमारे पास, रेबीज की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टेटनस एंटीटॉक्सिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो बाहर से तो हमने टेटनस को, हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया होता है ना उसके खिलाफ हमने दिया, तो इसको बॉडी ने क्या किया, एज अ एंटीजन कंसीडर कर लिया। इसकी और मिसाल ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाहर से ले रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एज अ पैसिव इम्यूनिटी है ना। तो ये सारी की सारी जो होंगी वो आपके पास सीरम सिकनेस काज करवा सकती हैं। हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीन ले रहा था तो उसके नतीजे में भी ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना आर्थस रिएक्शन, इसका और सीरम सिकनेस और आर्थस रिएक्शन में मेन डिफरेंस ये भी है कि ये आपके पास जो होता है ना वो जनरलाइज्ड होता है। जनरलाइज्ड का ये मतलब है कि ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है ना, ठीक है। लेकिन आपके पास जो आर्थस रिएक्शन होता है ना ये लोकल होता है। पहला साइन इसका डिफरेंशियल ये है, बाकी मैं बाद में नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये लोकल है तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक जगह पे ही प्रेजेंट होगा। ये पेशेंट है, ठीक है। और अब ये जो पेशेंट है हमने इसको एक्टिव इम्यूनिटी परफॉर्म करवानी थी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं कि एंटीजन एक्सपोज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन, वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है वो आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन हम करते हैं ताकि बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए, मेमोरी सेल बन जाए, और वो फर्दर जब उसके साथ एक्सपोजर हो तो फौरी तौर पे उसको मार दे। तो आपके पास एंटीजन के एक्सपोजर करवाने की हमारे पास, हमने किसी पेशेंट को वैक्सीन दी, वैक्सीन देने में हमने यहाँ पे उसको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है जी।
जब हमने इंजेक्शन लगवा दिया तो लोकलाइज ये वाला एरिया होगा, स्पेसिफिक ये एरिया, यहाँ पे आपके पास आपको साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बहुत ही यहाँ पे स्वेलिंग अर्ली, फिर उसके बाद ये है कि आपके पास नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकती है कि पेशेंट की यहाँ पे आपके पास नेक्रोसिस हो गई है, अडीमा हो गया है। ठीक है। डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि ये लोकलाइज्ड रहेगा आर्थस रिएक्शन में, और टाइम ड्यूरेशन ये है कि हमारे पास 4 to 10 आवर्स कि 4 से 10 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है कि पेशेंट को हमारे पास सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, स्वेलिंग, नेक्रोसिस, एडिमा। लेकिन अब हमारे पास इसको हमने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है टाइप 1 से, हम क्यों कहेंगे कि टाइप 3 है? या तो हम इसका बॉडी में फौरी तौर पे तो हम ये नहीं ना कर सकते कि उसको बॉडी में सीबीसी करवा लें कॉम्प्लीमेंट लेवल। हमने फौरी तौर पे इस तरह से हमें पता चला कि जो टाइप 1 रिएक्शन होता है ना, जो हमने कहा था कि हिस्टामीन वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है ना, तो वो तो मिनट्स में आ जाता है। टाइप 1 को होने में मिनट लगते हैं, कुछ कुछ मिनट। जैसे ही एक्सपोजर हुआ, री एक्सपोजर, तो कुछ ही मिनटों में वो जो पेशेंट होगा वो एनाफाइलैक्टिक शॉक में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने किसी पेशेंट को कोई परफॉर्म्ड एंटीजन दी, हम उसकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करवा रहे थे, तो उसके नतीजे में हमारे पास हमें नेक्रोसिस, एडिमा, स्वेलिंग लोकलाइज्ड एरिया पे देखने को मिल रही है, और ड्यूरेशन है 4 to 10 आवर्स। ठीक है। आर्थस रिएक्शन में ये होता है। और सीरम सिकनेस में क्या होगा कि ये आपके पास होता है 7 to 14 डेज के अंदर अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और इसमें ट्राइएड जो है, आर्थरेल्जिया, फीवर और रैश, ये देखने को मिलता है। ठीक है। अब हमारे पास आखिरी हो गया। तो अब जितने भी हमने पढ़े हैं इसमें सब में क्या था कि एंटीबॉडीज आ रही थी, यहाँ भी एंटीबॉडीज आई और एंटीबॉडीज आके रिसेप्टर पे लग रही थी टाइप 2 में। 1 में क्या हो रहा था कि आईजीई एंटीबॉडी पहले से हिस्टामिन के साथ जुड़ी हुई थी, और टाइप 3 में भी हमने कहा कि एंटीबॉडी जो थी वो क्या कर रही थी, एंटीजन के साथ मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना रही थी। अब हम बात करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपके पास इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें मेनली हमारे पास ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये आपके पास होता है सेल मीडिएटेड रिएक्शन, सेल मीडिएटेड रिएक्शन। ठीक है। और मेनली हमारे पास इसमें मेमोरी टी सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मेमोरी टी सेल। मेमोरी की बात कर ली हमने, तो मेमोरी वही होगी कि पहले से अगर कुछ हुआ है तो दूसरी दफा आपके पास क्या होगा कि ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सपोजर में हमारे पास कुछ हमने एलर्जिक नहीं, सॉरी, कुछ हमने इम्यून रिस्पॉन्स शो करवाया बॉडी से, और उसके अलावा हमने मेमोरी टी सेल बनवा लिए पहले कॉन्टैक्ट। और दूसरे कॉन्टैक्ट में ये जो मेमोरी टी सेल बने हुए हैं, ये फौरी तौर पे हमारे पास क्या करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्पॉन्स जो होगा वो बॉडी में शो करवा देंगे। अब इस पैटर्न को फॉलो करने से पहले हमारे पास जो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं सेल, हमारे पास दो किस्म के सेल है ना, आपके पास CD4 और CD8, ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेल आपके पास होते हैं इस रिस्पॉन्स में। CD8 सेल जो होते हैं वो आपके पास डायरेक्टली किल कर देते हैं सेल्स को। ठीक है। और CD4 जो हैं वो आपके पास डायरेक्टली नहीं, बल्कि क्या करते हैं कि इसको पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो होती हैं उनको रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो तरह के रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। CD4 वाली बात दोबारा से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि ये मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज हमारे पास ये क्या करेगा कि ये किसी को खाएगा, खाने के बाद उसमें से अच्छे अच्छे जो पार्ट हैं जो कि टी सेल को चाहिए, उनको MHC2 मालिक्यूल पे प्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट करने के बाद कहेगा कि आ जाओ भाई टी सेल, आ जाओ, आपके लिए खाना आ गया। तो टी सेल क्या करेंगे, TCR। ठीक है। और फर्दर आपके पास यहाँ पे CD4 है, और यहाँ पे आपके पास B7 प्लस हमारे पास CD28। तो ये जो को स्टिमुलेशन हुई, फर्दर आपके पास T4 सेल जो हैं वो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं T हेल्पर 1 सेल में। ठीक है। यहाँ T हेल्पर 2 में अगर जाएंगे तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स आएगा, तो ये सेल मीडिएटेड है। तो सेल मीडिएटेड में हमारे पास T हेल्पर 1 सेल में कन्वर्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स में आपके पास पहले कुछ मेमोरी टी सेल बनाएगा जो फौरी तौर पे अगर दोबारा से ऐसा एंटीजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करे। और फर्दर आपके पास क्या होंगे कि मैक्रोफेजिस और ज़्यादा बुला लेगा, इसके अलावा CD8 सेल को भी बुला लेता है, T हेल्पर 1 सेल। तो ये सारे काम करता है। ठीक है। तो टी हेल्पर, ये हमारे पास जो T हेल्पर 1 सेल है, ठीक है, और मैक्रोफेजिस जो हैं, इन दोनों में आपस में को स्टिमुलेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मैक्रोफेजिस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकन 12। ठीक है। और इंटरल्यूकन 12 के नतीजे में आपके पास T हेल्पर 1 सेल जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट और डिवाइड होते हैं। T हेल्पर 1 सेल आपके पास प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरोन गैमा,
और इंटरफेरोन गामा और ज़्यादा मैक्रोफेजेस को बढ़ा देता है। हम एक डिजीज़ पढ़ेंगे इम्यून डेफिशिएंसी वाली, उसमें क्या होता है कि टी हेल्पर 1 सेल के ऊपर जो होता है ना, टी इंटरल्यूकन 12 का रिसेप्टर नहीं होता। अगर ये रिसेप्टर ही नहीं होगा इसके तो ये आपके पास इसको सेंसिटाइज ही नहीं कर पाएगा, तो टी हेल्पर 1 सेल जो होते हैं वो बॉडी में इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं हमारे पास, एक जिसमें मैक्रोफेजेस के ऊपर आपके पास इंटरफेरोन गामा का रिसेप्टर नहीं होता, तो इसके नतीजे में मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते। तो ये बात भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो ये कंडीशन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें यही कंडीशन होती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 होता है उसमें। ठीक है। तो उसको अगर हमने डायग्नोज करना है कि लेटेंट है या एक्टिव है, तो एक्टिव का तो वैसे ही पता चल जाता है ना। ठीक है, सिम्टम्स जो होंगे। लेकिन जो अगर लेटेंट है ना तो लेटेंट टीबी को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट करते हैं, जिसको हम मोन्टोस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। हमारे पास इसमें हम बॉडी में पीपीडी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये हम क्या करेंगे, ये हम लेंगे। एक बैक्टीरिया होता है बड़ा खूबसूरत, एसिड फास्ट बैसिलाई, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसकी हमारे पास ये जो सरफेस था, ये जो आउटर कवरिंग थी, वहाँ से हमने ली प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और हमने क्या किया कि ये आपके पास सॉरी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होता है, और हम जो प्रोटीन लेते हैं हम लेते हैं ट्यूबरकुलिन प्रोटीन। ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन हमने क्या किया कि हमने पेशेंट में इंजेक्ट करवा दी। ये जो पेशेंट है इसमें हमने इंजेक्ट करवाई। जैसे ही हमने इसमें इंजेक्ट करवाई, ठीक है, ट्यूबरकुलिन है ना, हमने कहाँ से ली है, बैक्टीरिया से ली है। तो अगर पेशेंट को लेटेंट टीबी है, लेटेंट टीबी का मतलब है कि इसकी बॉडी में कहीं डोरमेंट है, कहीं छुपा हुआ है। छुपा कैसे हुआ है कि ग्रेनुलोमा बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये टीबी के सेल हैं, और इसको जाइंट सेल एपिथेलॉइड सेल्स और हमारे पास लिम्फोसाइट ने कवर किया हुआ है। ये हमारे पास ग्रेनुलोमा बना हुआ है, ये इसको छुपाया हुआ है, और ये आपके पास सोया हुआ है, डोरमेंट है, इसको बाहर नहीं आने दे रहे। ठीक है। ग्रेनुलोमा आपके पास इन्फेक्शन को एक जगह पे रोक के रखता है, मेन काम इसका ये होता है। तो लेकिन अब जब हमने इसको ये ट्यूबरकुलिन हमारे पास जो प्रोटीन इसके साथ हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके पास क्या है कि मेमोरी है कि अगर कोई ऐसी ऐसी चीज पहले भी मेरी बॉडी में थी, तो मैंने उसको चेक किया था और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शो किया था। तो अब होगा कुछ इस तरह से कि बॉडी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या करेगी कि टी हेल्पर 1 सेल का रिस्पॉन्स जो होगा वो शो हो जाएगा। और टी हेल्पर 1 सेल के रिस्पॉन्स में आपके पास मैंने कहा था कि ये क्या करवाते हैं कि ये इंटरफेरोन गामा को रिलीज करवाते हैं। ठीक है। और वो मैक्रोफेजिस को बुला लेंगे, मैक्रोफेजिस और टी हेल्पर 1 सेल को बुला लेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फौरी तौर पर रिलीज होता है। मैक्रोफेजिस आपके पास साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं 2, 4, 6। ठीक है। और ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तो विद इन 24 to 72 आवर्स, 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर जिधर हमने ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करवाई है ना, वहां पे हमें क्या मिलेगा, इंडोरेशन मिलेगी। इंडोरेशन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे रेड बम्प मिलेगा, तो ये जो स्किन होगी वो आपके पास यहाँ पे स्वेल मिलेगी। ठीक हो गया। तो अगर ये स्वेल मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ने रिस्पॉन्स करवाया है कि हाँ पहले भी मेरे पास ऐसा कुछ है, उसके खिलाफ मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। ठीक है। और दोबारा से तुम अगर मुझे वैसी चीज़ दोबारा दोगे तो मैं उसको मारने की कोशिश करूंगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया है। एक वैक्सीन होती है बीसीजी, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनकोरेक्ट आ जाता है ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट। पता है बीसीजी में क्या कहते हैं? बीसीजी जब हमने ये वैक्सीन दी, तो हमारे पास हमने एंटीजन दे दी, एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाए। वैक्सीनेशन में एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और हमारे पास हमने सेम बैक्टीरिया दिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर हम ऑलरेडी सेम बैक्टीरिया दे चुके हैं, बंदे को टीबी नहीं है, लेकिन सेम बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से हमने क्या किया, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाया, तो ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट जो होता है बीसीजी वैक्सीन में फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। गलत होता है, मतलब क्योंकि उसको टीबी नहीं होता, बल्कि वैक्सीनेशन की वजह से जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आ जाता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें तो वैसे रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अगर पेशेंट को टीबी है भी और वो पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब उसकी बॉडी में CD4 सेल का जो काउंट है वो लेस देन 100 है, 50 है। ठीक है। 200 से कम है, 300, ऑलमोस्ट 200 से अगर कम है, तो आपके पास रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये सारी बात है टाइप हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 रिएक्शन की। और हमारे पास ये कब कब होता है, कोई भी हम माइकोबैक्टीरिया और कुछ फंगल इन्फेक्शन जो है ना, उसमें भी हमारे पास यही टाइप 4 रिएक्शन जो है ना वो देखने को मिलता है। ठीक है। और हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ब्रेन सेल को डैमेज करती है, उसमें भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हमारे पास एक कंडीशन होती है, तो डर्माटोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 ही देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशन थी। मेन मेन चीज़ें जो हैं वो हम बुक पे आके दोबारा से देख लेते हैं।
तो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है ना, वो आपके पास इमीडिएट मिनट्स में आने देखने को मिलेगा, ठीक है, फौरी तौर पे। परफॉर्म्ड आईजीई जो होंगी वो ये काम सारा करवाती हैं, ठीक है जी। हिस्टामीन रिलीज हो जाती है, ट्रिप्टेज मास सेल एक्टिवेशन को ये आपके पास इंडिकेट करता है। ल्यूकोट्रीन्स जो होंगी वो मैंने बता दिया कि आपके पास जो बेजोफिल्स होंगे, आपके पास मास सेल होंगे, उनकी जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसमें होती है। लेट रिस्पॉन्स कब होगा? विद इन आवर्स, लेकिन आपके पास 4 to 6 आवर में ये रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कीमोकाइंस अट्रैक्ट इन्फ्लामेटरी सेल्स, इओसिनोफिल्स एंड अदर मीडिएटर्स फ्रॉम मॉस सेल्स, इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज। अब हमारे पास क्या होता है कि ये टेस्ट जो होता है, स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट फॉर एलर्जन स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक हो गया। और हमारे पास एग्जाम्पल इसकी है एनाफिलैक्सिस, फूड, ड्रग, बी एलर्जीज, एलर्जी का इस्तेमाल, ये सारी बात है। इसमें हमारे पास 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी। वो बात मैंने बता दी है कि हमारे पास क्या होता है कि जो सेल सरफेस एंटीजन है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, या तो सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगी, मैंने बताया आपको कि किस तरह से होती है। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, और इसमें मेनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, सेलुलर डिसफंक्शन हो सकती है, या तो सेल ओवर एक्टिवेट हो जाएगा या कम एक्टिव होगा। गुड पास्चर सिंड्रोम टाइप 4 कोलेजन होती है आपके पास ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में। रिमेटिक फीवर है, हिमोलिटिक अनीमिया है, मैस्थीनिया ग्रेविस है। ये सारी डिजीज जो हैं ये आपने देख लेनी है। फर्दर हमने टाइप 3 रिएक्शन पढ़ा है, तो इसमें मेनली आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। और इसमें या तो सीरम सिकनेस रिएक्शन या आर्थस रिएक्शन होगा, ठीक है। ये विद इन 1 to 2 वीक्स होता है। इसमें जो डिजीजेज हैं आपके पास, रेमेटाइड आर्थराइटिस भी होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होगा, एसएलई, ठीक है। बाकी आपके पास ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, ये आपके पास वेस्कुलाइटिस है, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, तो वो सारी वही बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास पीपीडी फॉर टीबी इन्फेक्शन, डायरेक्ट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये सारी वही बातें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की।